हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार। तो एक छोटा सा पॉइंट, फिर वही बात, छोटा सा पॉइंट बार बार मैं बोलता हूँ, सच में ये छोटा ही पॉइंट है। इसको जबरदस्ती का बड़ा बनाया गया है ना। बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करते हैं डायरेक्ट क्लास के अंदर। ये हेलो, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग और ये सब हो गया। अब पॉइंट की बात करो, सुनो ध्यान से यार। एक सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तंत्रिका। चैप्टर तो चल ही रहा है, लेक्चर नंबर 3 है ये। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आए हैं आवेग पर। अच्छा, जब हम आवेग पे आए हैं तो एक हेडिंग एनसीईआरटी की बड़ी प्यारी सी है, जिसपे कोई वर्क नहीं करता। मैं भाई यूट्यूब पे कम से कम देखा हूंगा 50 से 60 वीडियो, और अपने कलीग्स का भी वीडियो देखता था पहले, जो लोग जहां मैं काम करता था जिस इंस्टीट्यूट में वहां पे। बट यहाँ पे आने के बाद मैं जान गया कि मोस्टली लोग इसके बारे में बात नहीं करते। लिखा है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण। हर एक पर्सन इस बात पे फोकस करता है कि हम लोग संचरण बताएं। उत्पत्ति के नाम पे वो ये बताते हैं कि अगर तुम टच करोगे, अगर तुम पोटेंशियल को डिफरेंट मतलब वो करोगे, क्या नाम है, डिस्टर्ब करोगे, इतने मतलब इम्पल्स इतने जो है एम्पियर का या इतने वोल्ट का या इतने जो है पोटेंशियल का इम्पल्स जनरेट करोगे तो बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करेगी। हर एक बात बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्लस और माइनस आयन मेम्ब्रेन पे जो अरेंज है उनका निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि जब तक रूट कॉज तुम्हें पता नहीं होगा, तब जब तक तुम्हें बेसिक्स पता नहीं होंगे, तब तक तुम बिल्कुल भी उस पर बाउंड्री नहीं खड़ी कर सकते या बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। कुछ भी कर लो तुम। ये मेरा आज तक का अनुभव है कि अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है तो तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तुम्हें उस सब्जेक्ट की थीम नहीं पता होगी। और मेरा हमेशा मतलब नो डाउट आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब सच में बताऊं, मैंने इस क्लास को शायद 1100 बच्चों से स्टार्ट किया था, और आज हम कम से कम मतलब आज हम बहुत बड़ी स्केल पर हैं। एंड यू कांट बिलीव कि मतलब जब भी मैंने सर से बात की थी या किसी से कि मुझे हिंदी मीडियम में जाना ही जाना है, तो मुझे भी नहीं लगा था कि चलो ठीक है इतना, क्योंकि इसके प्रीवियस सिस्टम में जब मैं कभी बोलता था कि मुझे हिंदी मीडियम जाना है तो बता रहे नहीं, ज्यादा बच्चे हैं नहीं, रहने ही दो, रहने ही दो। और यहाँ पे भाई साहब भीड़ लगी है, तो इसका मतलब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब जब कुछ बढ़िया हो रहा है तो फिर होना वर्ल्ड क्लास का, ये मेरा मानना है। आप ज्यादा टिपिर टिपिर करोगे मुझसे कि नहीं सर वो जो है एनसीईआरटी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लो एनसीईआरटी ना। लेकिन किसने कहा तुमसे कि एनसीईआरटी नहीं हो रही है? आज की क्लास के अंदर बहुत ध्यान सुनना। आज की क्लास के अंदर जैसे कल की क्लास के अंदर एनसीईआरटी हुई थी ना, आज की क्लास के अंदर फिर एनसीईआरटी होगी। एक एक टॉपिक होगा, एक एक एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन एनसीईआरटी की हेडिंग पे आने से पहले एनसीईआरटी ने वो जो हेडिंग बनाई वो क्यों बनाई, ये बताना बहुत जरूरी है। इवन एनसीईआरटी अपने हेडिंग में लिखती है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति, यानी आवेग कहां से उत्पन्न हो गया, यानी कि जब तुम स्टिमुलस दोगे तो आवेग उत्पन्न हो जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन जब किसी मेम्ब्रेन के ऊपर, बाहर और अंदर तुम इस तरीके से आयनिक अरेंजमेंट देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, मुझे ये जानना है। क्यों तुम बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ माइनस मान के बैठे हो? क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये भी कभी चेंज हो सकता है, या इनके निर्माण के लिए कौन कौन से आयन आते हैं? जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक तुम कभी आयनिक बैलेंस के सोडियम पोटेशियम पंप के कॉन्सेप्ट नहीं जान पाओगे, जो पढ़ाना मेरा काम है। अच्छा, मेरा गोल है कि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊं हर एक चीज का। तो जब मैं तुम्हें इस फ्रेम में लेके जाऊंगा तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपके यहाँ पे आयंस, और यानी कि मेरा पहला जो पड़ाव होगा वही यही होगा कि भाई ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हुआ आपके यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड, और इंट्रासेलुलर का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म। अब सेल कौन है ये डिसाइड कर लो। तो आपने कहा सर यहां तो हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरल सेल होगी, तो न्यूरल सेल के अंदर का जो पोटेंशियल है वो ये है, और यहाँ पे ये आयन पाए जाते हैं, इन आयन के ऊपर ये चार्ज होते हैं, इसलिए यहां पे ये चार्ज आपको डेवलप किया गया है। जब मैं तुम्हें 45 मिनट का लेक्चर लेके खत्म करूंगा ना, तब मुझे कमेंट्स चाहिए। पहले 20 मिनट पे कमेंट चाहिए, 25 पे आप टाइम नोट कर लो कि समझ में आया कि नहीं। और मुझे मतलब जितने 5000 के आसपास स्टूडेंट बैठे हुए क्लास के अंदर, 5000 से 6000, सबके कमेंट चाहिए A to Z। अच्छा, एक और बात बताता हूं तुम लोगों को। मैंने कहा था ना आपसे, मुझे दो वीक का टाइम दो। 2 वीक मतलब कि ये जो फरवरी है ना, निकल जाने दो आराम से, तुम भी रिलैक्स हम भी रिलैक्स।
उसके बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम के साथ आ जाएंगे, है ना। और तब असली की गेम चलेगा, तब गेम चलेगा। यकीन 2.0 यकीन 1.0 हो, चाहे जो कोई भी हो, आओ खेलते हैं दो दो हाथ। तब होगा एक असली खेला, और तब स्टार्ट होगा आपके यहाँ पे सुपर गेम कि बेटा आओ अब धड़ल्ले से एंट्री करते हैं। और मैं तुमसे बताता हूं, इस बात को लिख के रख लो कि फरवरी लास्ट, इसके बाद जो टेस्ट होगा, उसके बाद जो टेस्ट होगा वो सबका एक होगा, आपका और यकीन 2.0 का। ये मेरा टारगेट था। अगर मुझे कोविड ना हुआ होता तो अब तक मैं तुम्हें पहुंचा देता वहां पे, ठीक, मैं तो पहुंचा देता। तो मैं चाहूंगा कि दोनों का पेपर एक हो, हिंदी और इंग्लिश हो, और तब फिर असली फाइट, महासंग्राम देखने को मिलेगा, मजा आएगा तब, है कि नहीं। तो ये है। अब है आपके यहाँ पे साइनेप्सिस का निर्माण। जरूर इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, सट से उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता किसी को। लेकिन ये कम से कम 1 घंटे, क्या बात करो, हाँ बेटा 1 घंटे से कम नहीं, 1 घंटे से कम तुम सोचना भी नहीं इसके बारे में, क्योंकि ये गलत होगा। आवेगों का संचरण मतलब उत्पत्ति एवं संचरण ठीक है, लेकिन आवेगों का संचरण कहाँ कहाँ पे, आवेग किस तरीके से जाएंगे, किस तरह न्यूक्लियर जंक्शन पे जाएंगे, किस तरीके से आगे जाएंगे, ये यहां पे देखेंगे, है ना। 20 से 50 मिनट, 15 सॉरी 20 क्या लिखा, 25 से लेके 30 मिनट, सॉरी, सिनैप्सिस 10 to 15 मिनट, ये 1 घंटे का लेक्चर है। मानव मस्तिष्क हेडिंग पड़ेगी, उसके रीजन जानेंगे और बाहर निकल आएंगे। ऐसा हो सकता है, या हो सकता है मैं मानव पे ना जाऊं, अगर बीच में किसी ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, मतलब तुम तो क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते ना, तो क्रॉस क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा, मैं ही स्टूडेंट मैं ही टीचर, तो उस तरीके से पूछ देखूंगा कि कहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम में है, तो मैं उस तरीके से क्वेश्चन भी आपके सामने पढ़ता रहूंगा बीच बीच में, है ना। एक एक तो तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण, सिनैप्सिस का निर्माण, आवेगों का संचरण और मानव मस्तिष्क देखने वाले हैं, जिसमें मैं गारंटी लेता हूं कि ये तीनों अच्छे से फिनिश कर। अच्छा, तुम लोगों को एक चीज नहीं लग रही है कि हम लोग जिस दिन जो चीज उठाते हो खत्म कर देते, जैसे पहले दिन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेन का फिनिश कर दिया, एनिमल से लेके हर जगह तक। फिर हम सेकंड डे आए, सेकंड डे हम लोगों ने न्यूरल टिश्यू खत्म कर दिया। आज हम इम्पल्स खत्म कर देंगे। अब मैंने कहा था एक लेक्चर में मैं क्या खत्म कर दूंगा, आपका ब्रेन, सेंट्रल नर्व, यानी कि कल के लेक्चर में आपका ब्रेन खत्म हो जाएगा, मंडे के लेक्चर में आपका आई, और ट्यूसडे के लेक्चर में ईयर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2-2 घंटे के 4 लेक्चर, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फिनिश। और याद रखना दोनों आ रहे हैं, और दोनों के अब की बार जो पेपर बनेगा, आप कहोगे यस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन काल का सबसे बेहतरीन पेपर था, ये मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दूंगा, क्योंकि अब मैं निकल चुका हूं ना, थोड़ा सा मैं भी फील फ्री कर रहा हूं, तो उस तरीके से। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट कर दिया क्लास फटाफट जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर हम लोग इतनी बातें करेंगे, यानी आज हम ये बात करने वाले हैं भैया कि भैया उत्पत्ति कैसे होती है ना। बहुत सुपर तरीके से बताऊंगा मैं हर एक चीज, है ना। तो क्या ख्याल है, एक एक करके थोड़े अच्छे से। तो सबसे पहला पॉइंट है इम्पल्स कंडक्शन में हम लोग आवेगों की उत्पत्ति देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, है ना। देखो आप यहां पे सबसे पहला है आवेगों की उत्पत्ति, है ना। या ये कह लें, हाँ ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि आवेगों का निर्माण, आवेगों का निर्माण, सभी लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे अच्छे से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ी किसी भी लाइन पे नहीं होनी चाहिए, किसी भी लाइन पे नहीं होनी चाहिए। जब तुम आवेगों का निर्माण करोगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंपल्स, यानी कि
फॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स। बहुत गौर से देखिएगा, जो जो बातें मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो सब स्लो कर दूं तो तुम समझ लो शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, और तुम वीडियो फास्ट करने के बजाय ध्यान से सुनो और एनसीईआरटी पे चिपके रहो। तुम्हें लगे ये बात एनसीईआरटी से बाहर बताई, समय खट से एनसीईआरटी में नोट कर लो, या अगर कोई नोट्स बना रहे हो तो उस पर भी ध्यान दो। दोनों बातें बता रहा हूं, आपको बहुत क्लियर कट तरीका आना चाहिए। अगर तुम पहली बार ये बात सुन रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनो। फॉर्मेशन ऑफ इंपल्स यानी आवेगों का निर्माण। अगर तुम आवेगों के निर्माण के उस पे जाओगे ना, तो आवेगों के निर्माण के पीछे एक स्टोरी खड़ी है, और वो क्या है? आवेग का निर्माण का मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको सीधी सीधी गंवार वाली भाषा में बताता हूं, इसे सुनो ध्यान से। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसे मेंटेन करने के काम को कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी आप रेस्टिंग अवस्था में हो। बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, आपने अपने रेस्टिंग को तोड़ा। जैसे सपोज दैट तुम ऐसे क्लास के अंदर बैठे हो, चुपचाप लीड लगा के मुझे सुन रहे हो, है ना? मेरी आवाज का शोर है जो आपको शांत होने का अनुभव कराता है। हम हैं, तुम हो, मेरा वीडियो है, तुम्हारा ब्रेन है, और हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हैं। अचानक आपका भाई आता है पीछे से, हेलो दीदी या हेलो भैया, टच करता है। उस समय जहां पर उसने टच किया वहां पर पोटेंशियल में डिफरेंस आया। अब ये जो पोटेंशियल है इस पे वर्क करना है, पोटेंशियल जो है ना उस पे वर्क करना है, और तुरंत ये पॉजिटिव आयन धड़धड़ा के अंदर चले गए, और ये नेगेटिव आयन आपके यहां पे, अब जब पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर चले जाएंगे तो अंदर अपने आप नेगेटिव आयन का एडजस्टमेंट हो जाएगा, ना कि नेगेटिव अंदर जाएंगे बाहर आएंगे। ऐसा बात बिल्कुल मत बोलना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि पॉजिटिव आयन बाहर और नेगेटिव अंदर मूव करेंगे। मूव नहीं करेंगे, आयंस मूव करेंगे जिसकी वजह से चार्ज में चेंज आएगा। आयन जो है वो अंदर और बाहर मूव करेंगे जिसकी वजह से चार्ज में चेंज आएगा। अब एक बात बताओ, जो अंदर निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया थोड़ी जगह पे जहां पर उसने टच किया आपको, और जहां पॉजिटिव था वहां निगेटिव हो गया। तो अब क्या होगा, आप सबको पता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होता है आपके यहाँ पे, इंपल्स चलेगी। यानी ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से धीरे धीरे इनका आपके यहाँ पे संचरण होना शुरू हो जाएगा, और इसी को कहेंगे, जब तुमको टच किया गया तो बोला गया कि जो चेंज हुआ आपके यहाँ पे आयन में उसको, अभी समराइज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब टीसी में उतारूंगा ना सारी चीजें तो आपको लगेगा यार मजा आ गया, आज तो बिल्कुल सीख गए। तो ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, है ना? तो जब किसी ने तुम्हें टच किया तो वो अवस्था थी आवेगों के निर्माण का, वो अवस्था थी आयन के मेम्ब्रेन पे चेंज होने का, वो अवस्था थी आयन के मेम्ब्रेन पे चेंज होने की गति की। तो हर एक पॉइंट आपको क्या कर रहा था, इग्नाइट कर रहा था, इसलिए कि भाई देख इस तरीके से परिवर्तन होने को है। और मजेदार पॉइंट ये पहला था, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंपल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना? यानी आवेगों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंपल्स आपके सामने है, ठीक है? अब अगर आवेगों के निर्माण हुए तो आपको ये पॉइंट बहुत तमीज से लेना है कि अगर आवेग का निर्माण हो रहा है तो आयन एक्सचेंज हुए। अब आयन जो एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो आयन वहां पे हैं क्यों, वो पहले एक्सचेंज क्यों नहीं होते थे, मेम्ब्रेन उन्हें एक्सचेंज क्यों नहीं होने देती थी, क्यों कोई आयन बाहर की तरफ पाया था, क्यों आयन क्यों आपके न्यूरॉन के अंदर या न्यूरोलेमा के अंदर पाया जाता है। ये सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें यहीं पे खोजने होंगे, जिसके आंसर आपकी एनसीईआरटी नहीं देती है। आपकी एनसीईआरटी डायरेक्ट आवेग का निर्माण कर देती है। मेरा मानना यह है, हमने कहा एक बात बताते हैं, हमने तुमसे बोला कि 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंचो, और स्कूल कितना किलोमीटर है आपके यहां पे, 1 किलोमीटर दूर है।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो एक दौड़ते हुए जाओ, हो सकता है 5 मिनट के अंदर पहुंच जाओ, लेकिन तुम 2 मिनट के अंदर पहुंच गए और तुम 1 मिनट के अंदर पहुंच गए। दोनों अवस्था में मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, आए कैसे? ये स्पीड जो तुम्हारी थी वो तुम कैसे ट्रेवल किए? तो अगर तुम धीरे धीरे आए, आराम से, मतलब दौड़ते हुए, तो शायद तुम्हारी स्पीड ओके थी, क्योंकि मैं उसी कैलकुलेशन से बताया था आपको। अगर तुम साइकिल उठा के आए तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी फास्ट थी, और अगर तुम मोटरसाइकिल पे 100 की स्पीड में आए तो तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट थी। और इस फास्ट स्पीड के पीछे कुछ ना कुछ आपके यहां पे क्या था, सिस्टम था। एक में बाइक थी, मोटर बाइक, एक में क्या था आपके यहां पे, साइकिल थी, बाइसिकल थी आपके सामने। एक को अगर आप देखोगे तो उसमें आपके यहां पे क्या था भाई, साइकिल देखी जाए और ये देखा, और एक में देखा है तो आप पैदल ही चल रहे थे। तो हर एक के पीछे क्या रीजन था, ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। तो अभी जब हम आवेगों का निर्माण करें तो हमें यह भी देखना है कि उन आवेग के पीछे कौन से आयन खड़े हैं और किस आयन की कितनी ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करने की क्षमता है, यह भी देखना है हम लोगों को। तो हर एक बात को फुल टास्क देखेंगे, है ना, बिल्कुल सुपर लेवल पे। तो मैं तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी आपको यह देखना है कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमाइनो एसिड और क्लोराइड का किस तरीके से आपके मेम्ब्रेन पे फंक्शन होता है, और किस तरीके से ये सभी आपके मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल के लिए जरूरी है। क्यों कहा जाता है कि ज्यादा नमक टॉक्सिक होता है, और क्यों बोला जाता है, बहुत ध्यान सुनो, क्यों बोला जाता है कि बनाना खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है और वो आपके ब्रेन के लिए बहुत शानदार होता है। क्यों मेरी क्लास के अंदर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि पापा मैं ऊपर क्लास में था अमित सर के, या मैं बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहा था और मैं 6 बजे से स्टार्ट किया सेल्फ स्टडी और रात को 10 बजे तक बैठ के पढ़ता रहा, पापा मैंने खूब पढ़ाई की। तुमने अपने पापा को तो बेवकूफ बना दिया, मम्मी को बेवकूफ बना दिया, भाई बहनों को लगा कि तुम बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे लग गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो। क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर भी इधर ही है, आ जाएगा मामला। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर ये बोलता है मेरी सिटिंग 4 घंटे की है, तो वो सिर्फ तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर रहा है और वो कभी पढ़ा ही नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है, या फिर वो घोंचू टाइप का है। घोंचू समझते हो? घोंचू, जिसको कुछ नहीं आता, उसे लगता है वो किताब देख रहा है तो पढ़ रहा है। पढ़ना जानते हो क्या होता है? वेन एवर तुम्हारी आवाज तुम्हारे कानों को सुनाई दे और तुम्हारा हाथ उस पर एक्शन करे, इसे पढ़ाई कहते हैं। और ब्रेन रिस्टोर करे, इसे पढ़ाई कहते हैं। अगर तुम सिर्फ देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम सारी चीजें अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो तुम बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम बोल बोल के पढ़ रहे हो तो तुम्हें लोग रट्टू बोलेंगे, बोलने दो, तुम बोलो। बोलो कि ये जो ब्रेन होता है ना, इसमें जब इंपल्स कंडक्शन होता है तो सोडियम आयन पोटेशियम आयन चेंज होते हैं मेम्ब्रेन पर। बताऊं कैसे होते हैं? एक सोडियम आयन ऐसे हवा में चित्र बनाओ, तो तुम्हारा ब्रेन उसमें इन्वॉल्व है, तुम बोल रहे हो, सेकेंडरी सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व है, तुम देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, ये टर्सरी हो गया, और तुम फील कर रहे हो। तो जितना ज्यादा सेंस ऑर्गन किसी भी ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, उतनी सुपर लेवल पे आपकी मेमोरी बनेगी। आपको लग रहा है वो बच्चियां जो बोल बोल के पढ़ती हैं वो रट्टू है ना, वो रैंक फोड़ के निकल जाती हैं अपने इसी नेचर से, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं बोल के पढ़ती हूं तो मैं सुनती भी हूं, और जब मैं सुनती हूं तो मैं उस पर रिएक्ट भी करती हूं, मुझे सब दिखता है, तुम्हें दिखता नहीं। इसलिए इंटेलिजेंसी की सबसे प्राइमरी परिभाषा यह है कि जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन किसी भी चीज को कैच करने के लिए तुम लगा दोगे, वो उतना सुपर वर्क करेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एंड दिस इज द पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो आवेगों का निर्माण और फॉर्मेशन ऑफ इंपल्स को बहुत क्लियरली देखना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं आवेगों का निर्माण, है ना। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये न्यूरल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये न्यूरल सेल है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, देख लो आप। और अगर मैं बोलूं ये सेल के बाहर की स्टेज है तो भी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया सेल, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसे बोलते हैं अंतःकोशिकीय प्रद्रव्य या इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अंतः कोशिकीय प्रद्रव्य, ये हो गया अंतःकोशिकीय प्रद्रव्य। और यहां पे हो गया आप यहां पे बाह्य कोशिकीय, क्या बाह्य कोशिकीय प्रद्रव्य। आप सब बहुत ध्यान से देख रहे हो, यानी इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर की बात और सेल के बाहर की बात, दोनों बहुत क्लियरली देखना है, बहुत 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 क्लियरली, है ना। अब एक एक करके बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, अच्छा हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें मेनली, अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें मेनली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कोई बता सकता है? अंतःकोशिकीय प्रद्रव्य, बाह्य कोशिकीय प्रद्रव्य। जब हम खाना खाते हैं उसमें नमक ज्यादा मात्रा में होता है, और नमक के लिए कौन जरूरी है? सोडियम और क्लोराइड। कौन कौन बेटा? सोडियम और क्लोराइड। लेकिन उस नमक को आपका सेल लेगा कि नहीं लेगा, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेन की सेल क्या लेगी? ये ब्रेन की सेल है, ये ब्रेन सेल है, तो ये क्या लेगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जरूरी नहीं कि जो तुम खाओ वो ले लें, उनको जो चाहिए तुम्हारे खाने में से सिर्फ उस पदार्थ को वो लेंगे। तो बाह्य कोश के फ्लूइड जो होगा, बाह्य कोश के प्रद्रव्य जो होगा, बाह्य कोश के द्रव्य जो होगा, वो होगा जो हम लोग खाएंगे, वो टिश्यू के अंदर अधिकांश मात्रा में या बहुतायत मात्रा में होगा। लेकिन अंतःकोशिकीय प्रद्रव्य जो है वो सिर्फ उन कंपोनेंट्स को लेगा जिसकी जरूरत उसको महसूस होगी। तो हमने खाना खाया, है ना, और इसमें खाया हमने क्या? इधर देखिए ध्यान से, सोडियम। क्या कर रहा हूं मैं? अच्छा, इसमें हम लोगों ने खाया क्या बेटा? इधर देखिए ध्यान से, इसमें हम लोगों ने खाया सोडियम, सोडियम। इसमें हम लोग ले रहे हैं पोटेशियम, इसमें हम लोग ले रहे हैं क्लोराइड, इसमें हम लोग ले रहे हैं अमाइनो एसिड। ठीक है। अब अगला पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको भी बहुत ध्यान से, है ना। तो यहां पे हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन है, पोटेशियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड निगेटिव, और अमाइनो एसिड को भी निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि किस आयन की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी उसके अनुसार वो एक मिली इक्विवेलेंट पोटेंशियल जनरेट करेगा। किस आयन की वैल्यू कितनी होगी? अगर सोडियम ज्यादा है तो सोडियम ज्यादा चार्ज डेवलप करेगा, यानी पॉजिटिव आयन ज्यादा डेवलप करेगा। पोटेशियम ज्यादा होंगे तो पोटेशियम ज्यादा आपके यहां पे मिली इक्विवेलेंट का चार्ज डेवलप करेंगे। क्लोराइड ज्यादा, तो हम लोग खाने में नमक खाते हैं तो नमक की वजह से आपके यहां सोडियम क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 100, मुझे पेन चेंज करना है, ये पेन बिल्कुल यूज नहीं करनी है। यहां मैं लेने वाला हूं पीले कलर की पेन, और सोडियम को मैंने लिखा 142 मिली इक्विवेलेंट बोल्ट का चार्ज। देख रहे हो आप, यानी कि जो सोडियम हमारे ब्लड के अंदर है, यानी कि टिश्यू के बाहर है, यानी कि सेल के बाहर है या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में है, सोडियम ज्यादा है। तो सोडियम की वजह से बाहर, सेल के बाहर 142 मिली इक्विवेलेंट का बोल्ट चार्ज डेवलप होगा। ये बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
फिर से सुनो ध्यान से, सोडियम ज्यादा होने की वजह से आपके एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बाह्य कोशिकीय द्रव्य या प्रद्रव्य के अंदर सोडियम ज्यादा होने की वजह से सोडियम के कारण 142 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट डेवलप होगा। जबकि पोटेशियम हम लोग बहुत कम लेते हैं तो 4 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट का चार्ज डेवलप होगा। क्योंकि नमक लेते हैं तो सोडियम और क्लोराइड दोनों आते हैं, तो यहां पे क्लोराइड भी होगा 103 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट। लेकिन याद रखना, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज करेगा, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। और जो अमाइनो एसिड है बेटे मेरे, वो 30 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट का चार्ज डेवलप करेंगे। तो ये हो गया मेरे बच्चे क्या, टोटल कितना होगा ये बताइए, टोटल। तो नेट कितना होगा ये जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है कि नेट चार्ज कितना डेवलप होने की बात या डिस्कशन चल रहा है। तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, सबसे शानदार डिस्कशन इसी के बारे में होना चाहिए। तो आओ कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल बायोलॉजिकल तरीके से, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने जो कैलकुलेशन लेके आऊं वो तुम कहो कि नहीं सर ये कैलकुलेशन मुझे भा नहीं रहा है, मुझे ऐसा करो कि अच्छी कैलकुलेशन दो, है ना। तो हमने कहा बिल्कुल सुपर वाला कैलकुलेशन लेके आ रहे हैं। इधर देखो, पॉजिटिव आयन टोटल कितने हैं, कुल पॉजिटिव आयन कितने हैं, कुल पॉजिटिव आयन से कितने मिली इक्विवेलेंट वोल्ट डेवलप हो रहा है। आपने कहा सर 142 प्लस 4, तुमने कहा कितना हो गया सर, 146 हो गया। गुड। तो पॉजिटिव आयन बाह्य कोशिकीय पे यानी सेल के बाहर जो है वो पॉजिटिव आयन कितना होगा, 142 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट, है ना। और क्लोराइड कितना है, 103। यानी कुल, इधर देखना ध्यान से, कुल जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कितना होगा। ये देखो नेगेटिव कितना होगा, ये तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, गड़बड़ मत करना। कुल नेगेटिव कितना होगा, तो आपने कहा सर 103 में से कितना अटैच कर दो आप, 33 और जोड़ दो सर, है ना। हमने कहा बिल्कुल जोड़ देते हैं। तो अगर मैं 33 और जोड़ता हूं, सॉरी 30, क्या कर रहा हूं, पहले मैं 30 लिख रहा था बाद में 33 लिख दिया, 30 और जोड़ देता हूं तो कुल हो जाएगा 133 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट। और ये होगा निगेटिव में। तो एक बात बताओ बेटे, बाहर कोशिका के बाहर प्लस 146 में से माइनस कर दो कितना, 133, तो कुल चार्ज कितना होगा, तो कुल चार्ज कितना होगा। हमने कहा अगर प्लस आयन कितने हैं आपके यहां पे 146 और माइनस आयन कितने हैं आपके यहां पे 133, तो कुल चार्ज होगा आपके यहां पे प्लस में कितना होगा, प्लस में 1 और 3 13। तो पॉजिटिव आयन जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे आपके यहां पे, बाह्य कोशिकीय यानी कोशिका के बाहर होंगे। और कितना होगा इनका आपके यहां पे, ये होंगे प्लस 13 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि अगर अभी मैं आपसे एक बात पूछूं तो आपके सामने फटाफट इसका आंसर आना चाहिए कि यस सर, यहां पर पॉइंट कुछ शानदार बनने को है ना। बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। ये देखिए ध्यान से, अब हम क्या ले रहे हैं, सेल यानी कि न्यूरॉन्स की कोशिका। अब अगर हम इसमें जा रहे हैं तो बात वही है, बात बिल्कुल वही है, बिल्कुल हिली नहीं है। क्या, सोडियम कितना होगा, सोडियम कितना होगा, पोटेशियम कितना होगा, क्लोराइड कितने होंगे और अमाइनो एसिड कितने होंगे। तो हमने कहा कि अब भाई देखो सोडियम कितना होगा आपके यहां पे, इधर देखिए ध्यान से, 10 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट। यानी आपके ब्रेन को सिर्फ इतना सोडियम चाहिए और आप लेते कितना हो, इतना, है ना। आपके ब्रेन को कितना सोडियम चाहिए, इतना, और आप लेते कितना, इतना। इसीलिए कहते हैं कि सोडियम कम यूज करो, नमक का यूज कम से कम करो। ब्रेन को नहीं चाहिए लेकिन किडनी को तो चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा ज्यादा लेते हैं, बट इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए जितना हम लोग लेते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन वैल्यू है। वहां देखो, हाँ पोटेशियम, इधर देखिए पोटेशियम होगा 140
मिली इक्विवेलेंट वोल्ट। पोटेशियम, क्या बात कर रहे हो, पोटेशियम इतना ज्यादा चाहिए? हमने कहा बिल्कुल उल्टा, यानी हम लेते क्या है ज्यादा? सोडियम। और हमारे ब्रेन को चाहिए क्या? पोटेशियम। इसलिए लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स को बनाना मतलब केला खाना चाहिए, कच्चे फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, गाजर खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम भरा होता है। फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स। जितना फ्रूट खाओगे उतना पोटेशियम अंदर हो जबरदस्त होगा, क्योंकि जब तुम्हारे बाहर पोटेशियम होगा तो वो सप्लाई अंदर करेगा। बहुत ध्यान सुनो, देखो आपके ब्रेन को क्या चाहिए, उसे क्लोराइड छी बिल्कुल ही नहीं चाहिए, पसंद ही नहीं करता। 4 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट, यानी नमक से नफरत है ब्रेन को। और अमाइनो एसिड, ब्रेन भैया कहते हैं कि अमाइनो एसिड प्रोटीन के सोर्स हो, प्रोटीन आपके ब्रेन के कोडिंग के लिए जिम्मेदार है, तो भरा मतलब लबालब भरा होगा। कितना? सबसे ज्यादा 200। मेरा बच्चा बोलेगा, एक एक बच्चा बोलेगा क्या? सोडियम क्या है? पॉजिटिव। पोटेशियम क्या है? पॉजिटिव। क्लोराइड क्या है? नेगेटिव। अमाइनो एसिड क्या है? नेगेटिव। आओ एक बार फिर कैलकुलेशन करते हैं, है ना? एक बार फिर कैलकुलेशन करते हैं। अब जो कैलकुलेशन होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए होगी। एक बार बताओ, पॉजिटिव आयन कितने हैं? 140 150। सर 150 कितने हैं बेटा? 150। गौर से देखिए। और ये कितने हैं? 204। पॉजिटिव इतने हैं और नेगेटिव कितने हैं? 204। एक काम करो, 204 नेगेटिव है ना, 150 में से 204 घटाओ, कितना हुआ? माइनस आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 54। 54, हाँ, -50। अरे लिख लो यार, कहाँ गया? 140 -54 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट, MEV। MEV। तो जब ये निगेटिव होगा तो सेल के अंदर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? आपके यहां पे नेगेटिव होगा। ये देखो, सेल के अंदर जो, और सेल के बाहर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा। एनसीईआरटी ने इसी फोटो को तो लगा दिया है उठा के। एनसीईआरटी क्या कह रही था, देखो ध्यान से। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी ये कह रही है कि बेटा आपके पास 2 न्यूरॉन्स हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास ये न्यूरिलेमा है, ये। अब ये सेल के अंदर की बात हो गई, सेल के अंदर की बात हो गई ये। तो यहां आप लिख सकते हैं आई नहीं, अंतः अंतःकोशिकीय द्रव्य, अंतः कोशिकीय द्रव्य। और ये क्या होगा? बाह्य कोशिकीय। बाह्य कोशिकीय द्रव्य। बहुत ध्यान से दोनों को देखिए। अब ये जो दो मेम्ब्रेन एनसीईआरटी ने लगाई है, उसको पीछे जाके मेरे यहां देखो, ये मेम्ब्रेन्स हैं। एनसीईआरटी ने क्या कर दिया? इसको सीधा कर दिया और इसको सीधा कर दिया, और बोला ये अंदर वाली है। तो बताओ अंदर आयन कैसा है? आपके यहां पे नेगेटिव चार्ज है। और बाहर ये देखिए, बाहर वाला वैल्यू कितना था आपके यहां पे? बाहर वाली वैल्यू कितनी थी? इतनी थी। और अंदर वाली वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो अगर मेम्ब्रेन के अंदर की बात की जाए तो अंदर टोटल मिली इक्विवेलेंट वोल्ट कितना होगा? बताइए, टोटल मिली इक्विवेलेंट वोल्ट कितना होगा? आप जरूर बताइए यहां पे। तो जब तुम यहां पे लेके आओगे तब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि जो अंदर मिली इक्विवेलेंट वोल्ट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, इधर देखिए, प्लस, सॉरी, अंदर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा -54 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट।
बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरली, कि अगर मैं तुमसे यह बोल रहा हूं कि अपना जो पॉइंट है वो इस तरीके से है, यानी कि 100 204 में से 150 घटा दो तो ये निगेटिव हो जाए। तो अगर यहां पे निगेटिव है अंतः कोशिकीय में और बाह्य कोशिकीय में पॉजिटिव है, तो एनसीईआरटी ने अपने फोटो में इस तरीके से लाइन बनाई है। ना उसने बाह्य कोश के द्रव्य लिखा, ना उसने अंतः कोश के द्रव्य लिखा, उसने सिर्फ ये बोला कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। जबकि हमारा प्राइमरी दायित्व तो ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि क्यों होता है बाहर। अब बताओ बाह्य कोश के प्रद्रव्य में कुल कितने मिली इक्विवेलेंट वोल्ट होंगे? आपने कहा सर होगा आपके यहां पे +13। तो +13 को यहां पे पॉजिटिवली ऐसे अटैच कर दो। कर दिया आप लोगों ने? बाहर वाले को क्या कर दो, ऐसे पॉजिटिवली अटैच कर दो। और कोशिका के अंदर कितना होगा आपके यहां पे? सर -54। तो हमने कहा अंदर की तरफ सारे के सारे आयंस को क्या कर दो, माइनस में कर दो। यानी अंदर माइनस और बाहर प्लस आयनिक लेवल पे किस तरीके से बने, ये बात समझ में आई कि नहीं? और मैंने आप सभी से बोला था कि मैं 20 मिनट के लेक्चर के बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। नो डाउट शुरुआत में मैंने आपको फ्रेम बनाया था तो इसलिए आपको लेक्चर टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, बट मैं आप सभी लोगों से ये आंसर चाहता हूं कि आप बताएं कि यहां पे आंसर क्या होगा। डोली, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या आपको यहां कंफ्यूजन है कि कौन बना रहा है आपके यहां पे बाह्य कोशिकीय, कौन बना रहा है आपके यहां पे अंतः कोशिकीय प्रद्रव्य, कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? आप जरूर देखिए जल्दी से, फास्ट। अब आपको समझ में आया कि नहीं? अभी यहां पे नहीं आना है, ये तो बन गया, ये तो बन के खड़ा हुआ है पॉइंट। अभी हमारे पास और कई ढेर सारी इंफॉर्मेशन है ना? तो मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है? बताएंगे? कोई कोई बताएगा कि नहीं? कोई तो बता दो। हमने कहा इसमें और इसमें कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में? हिंदी में लिखता हूं, इधर देखो, हिंदी में लिखो पोटेंशियल। इधर देखो, इधर देखो, क्षमता मतलब दोनों में, इधर देखो, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? DIFF। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिए, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक बात बताओ मुझे, ये कितना है? 13 और ये कितना है? -54। 13 से चलो, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, एक माइनस एक के बाद 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 51 52 53 54। यानी कि डिफरेंस दोनों में 54 + 13 का है। ये क्या है? सोचो, तुम्हारे पास 13 रुपए हैं, तुम्हारे दोस्त 54 रुपए का कर्जा है, तो दोनों में पैसे का कितना डिफरेंस है? तुम्हारा दोस्त पहले वो 54 रुपए कर्जे पाटे, फिर वो तुम्हारे 13 रुपए के बराबर आके खड़ा हो। सर ये तो आप मुझे बिल्कुल LKG UKG का बच्चा समझ लिए। हमने कहा यार मैं तो उसी लेवल पर पढ़ाऊंगा, हो सकता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें आता है, बट मैं तो हर बच्चे को अपने लेके चलूंगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? आपने कहा सर चलो ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लगभग 70 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट का। मतलब तुम यही कहना चाहते हो 54 और ये लगभग 70, लगभग ना। तो डिफरेंस जो हुआ पोटेंशियल, वो कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ आपके यहां पे? लगभग, इधर देखो ध्यान से, लगभग 70 मिलीवोल्ट का या मिली इक्विवेलेंट वोल्ट का। इधर देखो ध्यान से सब लोग,
70। एनसीईआरटी कहती है 70 नहीं, रेंज डिफरेंस जो है वो 60 से लेके 90 हो सकती है। हमने कहा हाँ सही कह रहे हैं एनसीईआरटी। और आइडियल 75 होगी इन दोनों के बीच में, 75। हमने कहा हाँ ये भी सही है सर, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 70 से लेके 75 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट का होगा, लेकिन इसकी रेंज जो होगी वो 60 से 90 के बीच में हो सकती है। मैंने एक आइडियल सिचुएशन आपके सामने रखी है। जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट नॉर्मली कितनी होती है आपके यहाँ, ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, आपने कहा सर 100 मतलब वही 120/80 वाला कॉन्सेप्ट। फिर आपने कहा नहीं सर ये जो 120 है ना ये 140 तक रेंज लेता है, 100 से लेकर 140 तक रेंज में जाता है। और जो नीचे वाला वैल्यू है ना उसकी भी वैल्यू आपके यहाँ पे 60 से लेकर 90 के बीच में रहती है, ये नॉर्मल चलता है। तो हमने कहा ओके तो इसी का चलेगा, ब्रेन का भी चलेगा। ब्रेन कहता है मैं भी कोई 70 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट मेरे नाम पे मेरे मत्थे पे लिख नहीं दिया गया है, मैं भी रेंज लूंगा, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ साल्ट के ऊपर रिएक्ट करूंगा, तो मेरी रेंज होगी 60 से लेकर 90। बोलो किस किस को पसंद है मेरी रेंज? हमने कहा मुझे, मेरे पास ना पसंद करने का कोई ऑप्शन है क्या? तो मैंने कहा यस, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 70 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट या मिली वोल्ट का होगा, लेकिन इसकी रेंज जो होगी वो कितनी होगी? 60 से 90। तो सभी बच्चा ध्यान से सुनेगा क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बाह्य कोश के द्रव्य से लेकर अंतः कोश के द्रव्य के बीच में होगा वो होगा 60 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट। अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होगा 60 से लेके 90 मिलीवोल्ट या मिली इक्विवेलेंट वोल्ट, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, आपकी पसंद है, या 70 से लेके 75 ये लोअर वैल्यू है ना, तो आप लिख सकते हो इसको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, और मुझे भाई बहुत पसंद है। ये समझ में आया दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस? लिख देते हैं यहां पे, इंग्लिश में लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर इन दोनों के बीच में कितना आवेग, कितने वोल्ट का आवेग है, ये अगर मैं कैलकुलेट करने पे आ जाऊं तो मैं बोलूंगा अपने बच्चों से कितना बेटा? 70। कितना? 70। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप जाइए ना, आपने कहा था ना एनसीईआरटी, आ गई एनसीईआरटी। बस मुझे क्या करना था ना, इस पॉइंट को लेना था जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। अब मैं आ चुका हूं कहां पे? आपकी एनसीईआरटी पर, अपनी एनसीईआरटी पर, हमारी प्यारी एनसीईआरटी पर, ठीक है। बट यहां पे फोटो मैं ही बनाऊंगा, है ना, फोटोबाजी जो होगी वो मेरी तरफ से होगी। टेक्स्ट एनसीईआरटी के सभी सम्मिलित हैं, कृपया करके ध्यान देंगे, आपको समझ में आएगा। बाह्य कोश के प्रद्रव्य और अंतः कोश के प्रद्रव्य के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इतना। वाह और अंतः कोशिकीय द्रव्य में, वाह एवं अंतः कोश के द्रव्य में, तो ये होगा बाह्य कोशिकीय द्रव्य, और ये हो गया आपके यहाँ पे अंतः कोशिकीय द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत छोटे छोटे फ्रेम लेना और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। इधर देखिए दूसरा पॉइंट। अच्छा ये जो तुमने मिली इक्विवेलेंट वोल्ट किया है ना, इसको माइनस जरूर करना, माइनस, क्योंकि वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पे? माइनस में होगी। और यही पोटेंशियल डिफरेंस यहां देखिएगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण के
कारण न्यूरॉन के बाह्य स्तर पर पॉजिटिव और अंतः स्तर पर नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, वरना मैं आगे लेके चल रहा हूं। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपने कहा सर तो फिर धीरे धीरे इसको अंदर आना चाहिए और इसको बाहर जाना चाहिए जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। आपके दिमाग में ये आएगा, क्योंकि आप तो ये मानते हो ना कि भाई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो परासरण है वो हाई से लो की तरफ होना चाहिए और धीरे धीरे सब बराबर हो जाए, साम्य अवस्था आ जाए। हमने कहा नहीं, ये डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही इनकी साम्य अवस्था प्रदर्शित कर रही है। जो मेम्ब्रेन है ये सोडियम के लिए सोडियम की दुश्मन है। ये मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन सोडियम की क्या है आपके यहां पे, दुश्मन है। ये इसको पसंद नहीं करती है भाई। जब भी कभी सोडियम कहता है मुझे अंदर आना है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो न्यूरल मेम्ब्रेन, नो नॉट अलाउड। अच्छा, कहते जो चीज तमीज से नहीं जाती है वो बदतमीजी से जाती है। अभी तमीज से बोला सोडियम क्या मैं आ सकता हूं, तो मेम्ब्रेन भाव खा रहे नहीं रे, सोडियम की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा करती है? क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना है। अगर ये डिफरेंस नहीं रहेगा ना तो चार्ज डेवलप ही नहीं होगा, सब उदासीन हो जाएगा। चार्ज डेवलप ही नहीं होगा, सब उदासीन हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, एक एक छोटी छोटी सी हेडिंग लेके आपके सामने आ रहा हूं। आप लोग उस हेडिंग में इन्वॉल्व होना और बताना कि क्या क्या पॉइंट है। तो सोडियम यहां पे लिखना है, प्लाज्मा लेमा सबसे ज्यादा परमिएबल, यहां पे लिखेंगे है ना, PLAS, प्लाज्मा लेमा सबसे ज्यादा परमेबल, सबसे ज्यादा पारगम्यता, परमिएबिलिटी, पारगम्यता पोटेशियम के लिए दिखाते हैं, पोटेशियम के लिए प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जो पारगम्यता है वो नीड है। हमने कहा कि तुम अपने घर के अंदर किसी बदतमीज आदमी को नहीं आने देना चाहते हो, क्योंकि तुम भी चाहते हो कि पता नहीं उसके मेरे ऊपर, मेरे फैमिली वाले के ऊपर, उसके ब्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम किसी बदतमीज आदमी को नहीं आने दोगे जो तोड़ फोड़ करे। तो सोडियम को मार्क कर लिया इन लोगों ने बदतमीज आदमी, क्योंकि ये क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है जबरदस्ती, ज्यादा से ज्यादा वाटर एक्सक्रीट कराता है, ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। तो ब्रेन के अंदर नॉट अलाउड। लेकिन ब्रेन की पहली, ब्रेन को क्या चाहिए भाई, पॉजिटिव आयन तो चाहिए ना, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मामला। तो अगर अच्छा ठीक है सोडियम तुम हटो, पोटेशियम तुम आ जाओ। तो पोटेशियम का क्या बात है, बड़ी इज्जत मिल रही है। तो अगर ये बोला जाए कि सोडियम आयन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होना, यह बात भी इंडिकेट करता है, फिर से सुनो, सोडियम आयन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा पाया जाना इस बात को भी इंडिकेट करता है कि अंदर सोडियम की पूछ नहीं है, इसलिए बाहर चुपचाप खड़ा हुआ है, छान के बाहर कर दिया गया।
और पोटेशियम का अंदर पाया जाना यह इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म ने, यानी न्यूरल के साइटोप्लाज्म के, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म ने, न्यूक्लियोप्लाज्म ने, यानी न्यूरोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहा हूं बार बार, न्यूरोप्लाज्मा ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या किया है, पोटेशियम लिया है। इसलिए पोटेशियम कहां पे ज्यादा पाया जा रहा है आपके यहां पे, अंतःकोशिकीय प्रद्रव्य में या द्रव्य के अंदर। आप बात को सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, जो मैं बात बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखिए। तो यहां पे बात आती है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस का, यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप यहां पे किसने बनाया है देख लो, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। तो सोडियम कहते हैं कि प्लाज्मा लेमा में सबसे ज्यादा पारगम्यता पोटेशियम प्लस के लिए प्रदर्शित करता है ना। और ये ये सोडियम से 50 से 100 गुना ज्यादा, 50 से 100 गुना ज्यादा है। ज्यादा है। ये रहा भाई साहब पहली बात। तो हम दूसरी बात पे आते हैं, एक एक बात निकालेंगे और फिर फोड़ फाड़ के आएंगे अच्छे से, है ना। इस डिफ्यूजन ग्रेडियंट के कारण आपके यहां पे सोडियम क्या होगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, और पोटेशियम प्लस बाहर आएगा, बाहर आएगा। सर अभी तो आप कह रहे थे पारगम्यता ज्यादा नहीं होती, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था नहीं अपारगम्य होते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं करते, पसंद ना करना वो अलग बात है। सोडियम पोटेशियम, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं। सोडियम अंदर आएंगे और पोटेशियम क्या होगा, बाहर जाएगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव आयन को मेंटेन करने का तरीका। बहुत सीधी सी बात है कि अगर सोडियम अंदर आया तो बाहर पॉजिटिव आयन का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो पोटेशियम कहेगा अच्छा ठीक है मैं बाहर जा रहा हूं और इसे मेंटेन कर लूंगा, है ना। तो देखो तो ध्यान से क्या हो रहा है, अब कितने सोडियम पोटेशियम आ रहे हैं ये नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन तुम्हें ये बात देखना है कि आपके मेम्ब्रेन पर सोडियम और पोटेशियम अंदर और बाहर जाते रहते हैं, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम के लिए 50 से 100 गुना ज्यादा परमेबल है। सोडियम के लिए वो उतना परमेबल नहीं है, चैनल लगा देगी, तुम इधर से नहीं उधर से आओगे, उस रास्ते से होके आओ, और फिर वहां लोगों को खड़ा करके रखेगी, तनी चेक कर कुछ बदतमीजी ना करने पाए, ये इस पे ध्यान रखना। ऐसी बातें होंगी सोडियम के साथ, है। सोडियम को बिल्कुल पता ही नहीं क्या समझ रहा है ब्रेन, है ना। देखिएगा, और ये जो मूवमेंट होगा ये होगा, अभी कितना होगा बात नहीं करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन, SIMPL, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, यहां तक बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही, बिल्कुल परफेक्ट। देखो अब एक बात आती है, सोडियम पंप क्या है ना। सोडियम पंप, बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट यहां से लेके यहां तक लेता हूं, बड़ा प्यारा सा हेडिंग, और फिर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग। आइए देखिए क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, सोडियम पंप क्या होते हैं। आपको लिखना है, आपको लिखना है सोडियम पंप। सोडियम पंप, सोडियम पंप, और इनके बारे में तुम्हें क्या करना है, देखना है। बहुत ध्यान से बच्चों देखना, बहुत प्यारी सी बात है, क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट फटाफट आऊंगा और इंपल्स कंडक्ट कराना शुरू कर दूंगा, है ना। बस यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट सुपर था, मैंने आपको बताया था 40 मिनट बाद आपको बताना है ना। तो बस 40 मिनट होने को है कुछ देर में, है ना। तो सोडियम पंप, बहुत ध्यान से देखिए इसमें। सोडियम पंप क्या करेगा, ये सोडियम और पोटेशियम आयन
में डिफ्यूजन के विपरीत विपरीत कार्य करते हैं। डिफ्यूजन कहां से हो रहा था? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और सोडियम पंप में क्या होगा? जब सोडियम अंदर आ जाएगा, जब सोडियम अंदर आ जाएगा किससे? सिंपल डिफ्यूजन से, तो सोडियम पंप शुरू होगा। कि ये सोडियम अंदर मैंने मना किया था ना कि नहीं आएगा, कैसे अंदर आ गया? बाहर निकालो इसको। तो सोडियम पंप बोलेगा 1 मिनट में निकालता हूं, प्लीज 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 प्लीज, गुस्सा मत होइए, तुरंत बाहर निकालिए। इसके विपरीत, डिफ्यूजन के विपरीत होता है, होता है। और इसमें ज्यादा कहते हैं ना कि जितना सोडियम बाहर निकालोगे तो भाई पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा, तो पॉजिटिव को अंदर लाना पड़ेगा तभी तो बैलेंस बनेगा। भाई पॉजिटिव जब तुम बाहर करोगे तो पॉजिटिव ही अंदर लेना पड़ेगा। यानी सोडियम को बाहर करो, पोटेशियम को अंदर करो। तो कितना सोडियम बाहर करोगे? जब तुम्हें सोडियम नहीं पसंद है तो तुम चाहोगे ज्यादा से ज्यादा सोडियम बॉडी से बाहर निकल जाए, न्यूरॉन से बाहर निकल जाए। तो सोडियम ज्यादा फेंकोगे, पोटेशियम को कम मंगाओ। बहुत ध्यान से सुनो, सोडियम को ज्यादा से ज्यादा फेंकोगे तो देखिएगा आप यहां पे बोला जाएगा ई फ्लक्स, यानी कि ई प्लस। ई फ्लक्स मतलब बाहर फेंकना, बाहर, बाहर का रास्ता दिखाना, एग्जिट, है ना? बाहर भेजना, ई फ्लक्स। ई फ्लक्स कितने का किया जाएगा? ई फ्लक्स किया जाएगा 3 सोडियम का, 3 सोडियम का। और इसके विपरीत कितना पोटेशियम मंगाया जाएगा? 2। तो इनफ्लक्स कितना होगा आपके यहां पे? इनफ्लक्स, है ना, 2 पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन। अगर तुम्हें पता है ये जो आयन का एक्सचेंज किसके ऊपर हो रहा है? मेम्ब्रेन के ऊपर। यहां पे है, होगा आपके यहां पे सोडियम और पोटेशियम पंप। यहां पे मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। आप 3 सोडियम को क्या करोगे? बाहर भेजोगे। 3 सोडियम को क्या करोगे? बाहर भेजोगे। और 2 पोटेशियम को क्या करोगे? अंदर लोगे। 2 पोटेशियम को। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आपने बोला सोडियम पंप। क्या बोला आपने? सोडियम पंप, सोडियम पंप। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत शानदार है। अब जब आपने सोडियम पंप द्वारा भेजा तो यहां पे आपको चाहिए थी एनर्जी। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए ऊर्जा। और ऊर्जा देने के लिए, यहां पे क्या होगा? आपके यहां पे ये रिलीज करेगा, मेम्ब्रेन रिलीज करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम। सोडियम एंड पोटेशियम ATPase, एटीपेज एंजाइम। अब अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम आपके सोडियम पंप पे आएगा तो वो ऊर्जा लेने की, यानी कि यहां पे क्या करेगा? एटीपी का व्यय करेगा। क्या करेगा आप यहां पे? एटीपी का व्यय, एटीपी को यूज करेगा, यूएसई यूज करेगा। यानी सामान्य अवस्था में इस समय अगर तुम बैठे हो, सामान्य अवस्था में इस समय अगर तुम बैठे हो, सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं, अगर तुम बैठे हो तो आपके ब्रेन में रेस्टिंग को मेंटेन करने के लिए, आपके ब्रेन के अंदर रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम पंप चल रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम पंप चल रहे हैं। और इस समय ये पंप आपके बॉडी से एनर्जी लेके 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर का रास्ता दिखाता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप टोटली एक्टिव मैकेनिज्म पे कार्य करते हैं, इसलिए ऊर्जा का व्यय होता है।
यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बहुत ध्यान से सुनना बिल्कुल, क्योंकि पूरा बिल्डिंग बनने वाले, फिर एक बार मैं क्या करूंगा, तेजी से रिवाइज भी कर दूंगा। ठीक है, तो अब आपके यहां पे क्या हो, ऊर्जा का व्यय हुआ, एटीपेज एंजाइम आ गए, और इस तरीके से आप अपने शरीर की आप अपने शरीर की आप आप अपने शरीर की शरीर की लगभग, इधर देखो, लगभग इधर देख लो सब लोग देखो, 40% ऊर्जा का व्यय करते हैं। 40% ऊर्जा का व्यय करते हैं। बोलो यहां तक किसको दिक्कत हुई? यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें आप 40% एनर्जी का पूरी तरीके से क्या करें, व्यय कर रहे हैं। 40% एनर्जी का मतलब समझ लो बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई। और यहां पर एटीपी का यूज है, एटीपी का यूज है आपके यहां पे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम है। आपके शरीर के अंदर 40% ऊर्जा इसी रूप में व्यय होती है। आपको ये सब कुछ बहुत क्लियर कट देखना है, बहुत क्लियर कट, बिल्कुल शार्प माइंड से। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज इस तरीके से आपके सामने रखे जाएंगे। आपको बहुत क्लियर कट देखना है, बहुत क्लियर कट, कहीं गड़बड़ी मत करना। चलो और एक बार और देखते हैं, फिर यहां पे लेके आते हैं आपको। 30 से 50% एनर्जी है ना। चलो पीछे ले एक बार पॉइंट को। मैंने 1 घंटे का टाइम मांगा था आपसे पोटेंशियल को जनरेट कराने के लिए, और हम लगभग 10 मिनट दूर हैं पोटेंशियल जनरेट कराने के। बस उसके बाद खत्म हो जाएगा पोटेंशियल, फिर उसके बाद फटाफट पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। हमने कहा था आपके बाह्य कोश के प्रद्रव्य के अंदर 13 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट का प्रेशर, मतलब वोल्ट का इंपल्स जनरेट होता है। और अंतःकोश के प्रद्रव्य के अंदर आपके यहाँ पे कितना, माइनस, द्रव्य बोला है मैंने, प्रद्रव्य लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना, है ना, -54 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट का चार्ज डेवलप होता है। दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो लगभग आएगा आपके यहाँ पे कितना, 70 के आसपास, 70 से 75। लेकिन इसकी एक रेंज होती है, हम लोग उसको रखते हैं आपके यहाँ पे 60 से 90 के बीच में। जो बाह्य कोशिकीय द्रव्य है उसमें सोडियम बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जो अंतःकोशिकीय द्रव्य है उसमें पॉजिटिव आयन के रूप में पोटेशियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। बाहर पोटेशियम कम पाया जाता है क्योंकि अंदर सारी की सारी मेम्ब्रेन अंदर ले लेती है पोटेशियम। बाहर सोडियम इसलिए ज्यादा पाया जाता है क्योंकि अब न्यूरॉन आपके सोडियम को बाहर से अंदर नहीं ले रहा है। अमाइनो एसिड और आप क्लोराइड को बाहर तो अच्छे तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट आपके शरीर के ऊपर पाया जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपके यहाँ पे 60 से 90 यानी 70 से लेकर 75 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने के साथ साथ आपके यहाँ पे बाह्य कोश के प्रद्रव्य जो होगा उसमें पॉजिटिव आयन और अंतःकोश के प्रद्रव्य के अंदर आपके यहाँ पे नेगेटिव आयंस का पूर्ण रूप से संचरण होता है। यहीं पर अगर आप देखोगे तो सोडियम का ये मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम के दुश्मन और सोडियम को किसी तरीके से अंदर आने नहीं देगी। ये करें इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, हाँ, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपके यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपके यहाँ पे बाहर पाए जाते हैं। सोडियम अंदर है, यानी कि प्लाज्मा लेमा, यानी इसकी बात हो रही, ये ज्यादा परमेबल किसके लिए होगी, आपके यहाँ पे 100 से 50 गुना ज्यादा, 50 से 100 गुना ज्यादा परमेबल होगी किसके लिए, पोटेशियम के लिए। लेकिन ऐसे में भी आपके यहाँ पे क्या होगा, सोडियम बहुतायत मात्रा में पाए जाने के कारण सोडियम सिंपल डिफ्यूजन की वजह से अंदर जाता रहेगा, अंदर जाता है। नो डाउट ये पसंद नहीं करेगी, लेकिन ना पसंद करने के लिए का एक और तरीका, अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है ना, सपोज दैट मुझे कोई पसंद नहीं है फिर भी वो मेरे घर में घुस आता है, तो मैं उसको लोगों से निकलवा दूंगा बाहर या ढकेल के बाहर ले जाऊंगा। तो जब मैं ढकेल के बाहर ले जा रहा हूं तो मैं उसे पंप करता हुआ लेके चल बाहर, घर से मेरे बाहर निकल। तो जब मैं ढकेलते हुए ले तो मैं एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, है ना, और जब वो बाहर चला जाएगा तब मेरे दिमाग में शांति होगी, चलो ठीक है अब ये बाहर गया। तो उसी तरीके से हमें सोडियम को बाहर करना है तो सोडियम पंप लगाना पड़ेगा, और उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम दोबारा अपने आप आ जाएंगे, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेशियम का पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना बोलते हैं। सोडियम पंप आपके यहाँ पे डिफ्यूजन के विपरीत काम करता है, यानी जो डिफ्यूजन था वो आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम पंप है वो कहेगा भाड़ में जो है पोटेंशियल डिफरेंस, मैं एक काम करूंगा, सुनो ध्यान से, बाहर निकल बेटा,
सोडियम तो बाहर निकल। अब इस तरीके से इफ्लक्स किया जाता है कितने का, 3 सोडियम का और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, और इस तरीके से हम मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और इस सारे प्रोसेस में हमें जिस एनर्जी की जरूरत होती है सोडियम पंप पे, वो होती है आपके यहाँ पे एटीपी की, और एटीपी निकालने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम है उनको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज आपके यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको भी देखिएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज आपके यहाँ पे 40% आपके शरीर की ऊर्जा जो होती है, जो खाना आप डेली खाते हो, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका है, उसमें से 40% एनर्जी सिर्फ इस काम के लिए व्यय होती है कि आप एक नॉर्मल अवस्था में पड़े हैं अपने घर में, नॉर्मल अवस्था में। दोस्तों अब आ गया वो जगह जहां से हम बिल्कुल इंक्लाइन, बिल्कुल बूम करने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं। गौर से देखिए, बहुत मजेदार आपको लगेगा, है ना। तो आइए अगला पॉइंट। आज नोट्स पेजेस कम रहेंगे, कंटेंट बहुत ज्यादा रहेगा, बिल्कुल भर के रहेगा कंटेंट, याद रखना, है ना। तो अब आता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम। यहां देखिएगा, इधर देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम का कार्य सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम का कार्य, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार पॉइंट है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम का जो कार्य है ना, उसको सुनिए बहुत ध्यान से। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम का कार्य एंजाइम का कार्य पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को बैलेंस करने का है। लेकिन ये साइनाइड POISNING पॉइजनिंग से इफेक्ट होते हैं, हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बैलेंस करना, यानी इनका काम क्या है, आपके यहाँ पे सोडियम पड़ेगा, ये बैलेंस करेंगे, लेकिन ये इफेक्ट होते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में। आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी याद है? देखो ध्यान से, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी याद है? भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस निकली। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस निकली, और जिसने आपके मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एंजाइम थे उनको ब्लॉक कर दिया, इनको ब्लॉक कर दिया। मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या लिख रहा हूं, मिथाइल आइसोसाइनाइड ने ये बंद कर दिया था, बंद कर दिया। अब जब सोडियम पंप को बंद कर देगा तो सोडियम तब तक अंदर आता रहेगा जब तक दोनों तरफ इक्विवेलेंट डिफरेंस बराबर नहीं हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। और अगर आपको मैं टच कर रहा हूं, ए हेलो, और तुम्हारे अंदर कोई चार्ज नहीं डेवलप हो रहा है, तो तुम मर गए। अरे मतलब हंस के नहीं बोल रहा हूं मर गए, यानी कि यार डेथ हो गई यार, सीधी सी बात है।
तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड मेम्ब्रेन पे पाई जाने वाली सोडियम पंप के पास जो एंजाइम था सोडियम पोटेशियम एटीपेज उसको ब्लॉक कर देता है। और अगर वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक करता है तो जो जितने भी लोग थे सब मर गए। अच्छा, ये जो गैस थी ये भारी थी, तो जब ये रिलीज हुई थी तो ये जमीन पे चल रही थी, कहते बॉटम ड्वेलर गैस थी, बॉटम पे चल रही थी। तो जब ये हुआ कि गैस लीकेज हो रही, भागो 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 लाइक दैट, जब शोर मचने लगा गैस लीक हो रही भागो, तो उस शोर में एक इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ध्यान से सुनना। उस शोर में एक इंपॉर्टेंट बात थी और वो ये थी कि ये जो शोर है कि भागो गैस लीक हो रही है भागो यहां से, इस शोर को शांत करना था। तो कुछ लोग भाग रहे थे, जो भागे तो भागते भागते बच गए, और जो लेट गए तो गैस नीचे नीचे चल रही थी उनको लेटा दी हमेशा परमानेंट के लिए। क्योंकि जैसे आपके बॉडी के अंदर गई, इसने खटाखट खटाखट ब्लॉक कर दिया किसको, सोडियम पोटेशियम पंप को। आपकी बॉडी के अंदर क्या होने लगा, सोडियम भरभरा के अंदर भर गए, पोटेशियम आपके यहाँ पे थे ही, दोनों आपके यहाँ पे जो डिफरेंस था वो बराबर हो गया, बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सब तरफ नेगेटिव पॉजिटिव एक हो गया, कोई इंपल्स नहीं चल रही है, तुम टच कर रहे हो बट बंदा बोल नहीं रहा है, मतलब मर गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए हम जिंदा है, ये डिफरेंस मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर है इसलिए हम जिंदा है। जिस दिन ये डिफरेंस इक्विवेलेंसी में आ जाएगी या इक्विवेलेंट पोजीशन में आ जाएगी तो हम मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये था आपके यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी और इसका नेक्स्ट पॉइंट, यानी यहां तक हम लोग खूब जबरदस्त पॉइंट लेके आए हैं। अब मैं लेके जा रहा हूं कहां पे, अब मैं दे रहा हूं आपको इंपल्स, है ना। तो हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग ऐसे नहीं चलेगा, हेडिंग होनी चाहिए इंपल्स, है ना। इंपल्स, IMPULSE, इंपल्स। आप सबको दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। इंपल्स कहते हैं नर्व स्टिमुलेशन जो था, जब हमने इंपल्स दिया इसका मतलब क्या था पता नहीं, मैं आगे जाना चाहता हूं नेक्स्ट पेज पर। ये पेज थोड़ा रह गया तो ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। यहां पे मैं आया और मैंने दिया तुम्हें क्या, इंपल्स। ये लो रे, IMPULS, इंपल्स। अब इसका आवेग और ये सब नौटंकी मत करना कि सर इसकी हिंदी लिख दो और ये कर दो और वो कर दो, है ना। ये लो मेरे बच्चे, इंपल्स मिला तुम्हें हेडिंग में। अब इंपल्स को मैं लेके चल रहा हूं आगे, इधर देखो, आपके ब्रेन के ऊपर, यानी कि आपके ब्रेन में, इधर देखिए ब्रेन में इस तरीके से पॉइंट्स थे, यानी कि ये हो गया आपका CNS। बहुत गौर से देखिएगा, है ना। बाहर की तरफ, इधर देखिए ध्यान से, बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन का सुपर जमावड़ा था, सब लोग जानते हैं ये बात। बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन का सुपर वाला जमावड़ा था और अंदर नेगेटिव आयन अपने आवेग में संरक्षित थे। दोनों में डिफरेंस 60 से 90 मिलीवोल्ट का था, और इस डिफरेंस के टाइम आपके यहां पे सोडियम पंप चल रहे थे, ज्यादा वैल्यू मिल रही थी पोटेशियम को, 50 मेम्ब्रेन 50 गुना ज्यादा परमिएबल थे। लेकिन अब वो टाइम था जब हम मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपने लाइट ऑफ की, पट्टी लगाई कम आंख पे, और आप सोचे यार कुछ देर रिलैक्स कर लेते हैं, अभी उसके बाद हमें सर की क्लास है, बॉटनी की क्लास के बाद, है ना, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ऐसे आंख बंद करके, है ना। अब कोई आता है तुम्हें धीमे से ऐसे टच करता है, हल्का सा हल्लू सा, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा किसी ने टच किया, या हो सकता है तुम चौंक जाओ तेजी से, हो सकता है कुछ भी। तो ये इंपल्स है, और जब इंपल्स हुई तो तुम इतना ज्यादा अलर्ट कैसे हो गए, ये पॉइंट था। जानते हो क्यों? इसे बोलते हैं
द एक्सट्रीम चेंज ऑफ पोटेंशियल, एक्सट्रीम चेंज, एंड दिस चेंज इज ड्यू टू, इस चेंज के पीछे कौन है? जब ये बात मैंने देखी तब मुझे पता चला कोई और नहीं, हम ही तो हैं। जब मैंने टच किया तो एट द टाइम ऑफ, एट द प्लेस ऑफ टच, द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम चेंज। यहां पर पोटेंशियल, यहां जहां पे मैंने चेंज किया, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज देखने को मिला। अब जो चेंज था वो कितना था? ये मेम्ब्रेन, ये यहां पे ये डॉट 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 डॉट, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए, सोडियम आयन के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोडियम आयन के लिए 5000 गुना ज्यादा परमेबल हो गई। अब बात आई समझ में? यानी कि जब तुम्हें टच किया गया तो वो मेम्ब्रेन जो थी वो 5000 गुना ज्यादा परमेबल हो चुकी थी आपके लिए। सर जी मजेदार तो पॉइंट है, चाहे जो हो। और 5000 गुना ज्यादा परमेबिलिटी इस बात का एश्योरेंस था कि सोडियम भड़भड़ा के अंदर आने वाले हैं। 5000 गुना ज्यादा परमेबल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, खूब सोडियम भर गया रे अंदर। तो जब सोडियम ज्यादा भर जाएगा तो अंदर का वातावरण कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, बताओ सब लोग? सर पहली बात तो यहां सब पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? और बाहर की तरफ सब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ आपके टच करने से इतना इफेक्ट आया, है ना? जब तुमने उसे छुआ, इस मेम्ब्रेन को कुछ कुछ हुआ, ये लो, और ये ज्यादा परमेबल हो गई। और केवल यहीं पर थोड़ा ना हुआ ये सब कुछ, ये सब कुछ यहां पर भी हुआ। ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे परमेबिलिटी में चेंज हुआ है, यहां पर परमेबिलिटी में चेंज हुआ है, यहां पर खूब पॉजिटिव आयन आ गए। क्या कर रहा हूं मैं? यहां पर खूब ज्यादा पॉजिटिव आयन आ गए, आ गए ना? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अगर यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन आ गए हैं मेरे बच्चे, तो एक बात बताइए आप सभी लोग, एक बात बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ जबरदस्त कि नहीं हुआ? सिर्फ आपके एक स्टिमुलस से। तो वो जो सोडियम पोटेशियम पंप था वो 40% एनर्जी आपकी बॉडी का ले रहा था ना? अब आपकी बॉडी का कितना परसेंट एनर्जी लेगा? 90% एनर्जी लेगा। इसको दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, दोबारा दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए 80% ऊर्जा लेगा, दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। देख लो एक बार,
यानी कि दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए आप 90% ऊर्जा का उपयोग करने वाले हैं। और ऐसे में बहुत ध्यान से, जो पहले था आपके यहां पे फोटो, जो पहले थी, इसको हम लोगों ने बोला था भैया ये रेस्टिंग है। इधर देखो ना, ये रेस्ट के समय, रे आधा सा और रेस्ट के समय, ये रेस्टिंग है, यानी कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। ये हो गया एक्टिवेट, तो इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? आवेगों का उत्पन्न होना, यानी कि डीपोलराइजेशन। DPOLARISA या ZATION, डीपोलराइजेशन। इसको बोलेंगे पोलराइजेशन, यानी POLARISATION, पोलराइजेशन। यानी ये हो गया आपके यहां पे डी, ये हो गया पोलराइज यानी सुसुप्तावस्था, और ये हो गया भैया उद्दीपित अवस्था। ऐसे में आपकी मेम्ब्रेन 5000 गुना ज्यादा आपके यहां पे एक्टिवेट हो जाती है, और आपके मेम्ब्रेन को 90% ऊर्जा दोबारा उसको नॉर्मल कंडीशन करने में व्यय करना होगा। लेकिन इसी दौरान आपके यहां पे जो निगेटिव थे वो पॉजिटिव की तरफ चले गए, और जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव की तरफ चले गए। ये आपके यहां पे यहां चले गए, ये आपके यहां चले आए, ये आपके यहां पे यहां चले गए, ये आपके यहां पे यहां चले आए, और इस तरीके से आपके यहां पे भाई साहब मूवमेंट होता रहा। तो धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन इधर से आपके यहां पे क्या होने लगी? नॉर्मल होने लगी। ये मेम्ब्रेन क्या होने लगी आपके यहां पे? इधर से नॉर्मल होने लगी आपके यहां पे। और यही जो आपका एक एक मेम्ब्रेन पे बताता हूं, ये मेम्ब्रेन हो गई आपके यहां पे नॉर्मल, और ये जो लाल कलर का इंपैक्ट था अब थोड़ा आगे बढ़ चुका था, और हम यहां तक आपके मेम्ब्रेन को क्लेम कर रहे थे कि भैया अब ये यहां तक देखने को मिल रही हैं। तो अब पॉइंट जो था वो इस तरीके से था कि हम इस इंपल्स को यहां से यहां शिफ्ट कर चुके हैं, और इस तरीके से इंपल्स यहां से यहां और यहां से यहां आगे बढ़ती रहेगी, और इसी को बोल देंगे इंपल्स का कंडक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बाकी था। मेरे क्लास के एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर मैं पिछले 10 घंटे से 5 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूं। हमने कहा भाई किसको बना रहा है तू? जो भी बना रहा है, समझ तो गए होगे ना भाई, तुम किसको बना रहे हो? अब बहुत पॉइंट ये था, सब सुपर वाला पॉइंट जो था वो क्या था, इसे सुनो। हमने कहा कि आपके यहां पे 90% ऊर्जा व्यय होगी केवल टच करने मात्र से। तो आप तो अपने ब्रेन को बार बार टच कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि अगर तुम 2 घंटे खूब जबरदस्त तरीके से पढ़े तो तुम्हें भूख लग जाएगी। अगर तुम 2 घंटे बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़े तो तुम्हें भूख लग जाएगी। और एक जो स्टूडेंट होता है वो अपने जीवन काल में मोटा नहीं होता है कभी, अगर उसे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर वो फैल रहा है तो वो पढ़ नहीं रहा है। अरे नहीं सर, क्या बात करो सर, मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत बल्कि हूं। हमने कहा तो फिर बता रहा हूं आपको बहुत ध्यान से, आपको या तो थायराइड होगी या इंसुलिन प्रॉब्लम होगी या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रॉब्लम, हार्मोनल इंबैलेंस आपके बॉडी के अंदर होगी, वरना आप मोटे नहीं हो सकते। क्योंकि 90% ऊर्जा एक स्टूडेंट का सिर्फ ब्रेन खींच लेता है, ब्रेन। इसलिए जब हम 2 घंटे ढाई घंटे तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर झूठ बोल रहा है लड़का। 2 घंटे अगर आपने दबा के खूब जबरदस्त तरीके से ब्रेन में यूज करके पढ़ लिया तो अब आपको भूख लगेगी। अब आप मैगी खाओ, भूजा खाओ, चूड़ा, लैया, चना, सत्तू, दही, जलेबी, समोसा, पेटीज, बर्गर, पिज्जा, जो खाना है खाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे रीजनल वेरिएंट हो सकते हैं खाने के लिए, लेकिन ब्रेन को एनर्जी तो देनी पड़ेगी दोस्त। बात समझ में आई कि नहीं? तो मेरे घर में अगर कोई बच्चा 5 घंटे तक कमरे में पड़ा हुआ है और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मैं बहुत देर से मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो मैं उसको बुला के बोल रहा हूं, चल बता कौन सा गेम खेल रहा था? पबजी? वो तो बैन हो गया इंडिया में, कोई नया आया क्या? क्योंकि मुझे पता है कि आप 5 घंटे नहीं पढ़ सकते। आप झूठ बोल रहे हो, आप बेवकूफ बना रहे हो अपने परिवार को, आप इडियट समझ रहे हो सबको। प्लीज मुझे मत समझना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुमने 2 घंटे चपक के स्टडी कर ली, जिसको चपक के बोलते हैं, बोल के, सुन के, एक्ट करके, लिख के, एवरीथिंग, आपने कहा नहीं सर मैं तो पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ सकता हूं ना, फिर भी मैक्सिमम 2.25 घंटे।
क्योंकि ये तो फिजिकल वर्क है ना, इसमें एनर्जी नहीं यूज होती। इसलिए कहते हैं एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा भूख लगती है, लेबर को नहीं, जो काम करता है उसे नहीं, जो पढ़ाई करता है उसको भूख ज्यादा लगेगी। तो जब कभी तुम ऊपर वाले कमरे में बैठे हो, बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और तुम नीचे उतर के मम्मी से बोलने, मम्मी बहुत तो भूख लगी कुछ खाने को दो, अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो मैं ये 100% श्योर हो जाऊंगा कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो। तो समझ में आई बात? जिसको बनाना है उसको बनाओ। नहीं बनूंगा, ठीक है। तो आइए अगला पॉइंट लग रखते हैं। तो कितना गुना परमिएबल हो गया आपके? 5,000 गुना, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, है ना, है ना। अब अगला देखिएगा, एक्शन पोटेंशियल। अगर आपको किसी ने धीमे से टच किया है, धीमे से टच, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये +30 मिलीवोल्ट का होता है और इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ACTION, एक्शन पोटेंशियल। POTENTIAL, एक्शन पोटेंशियल कितना होगा? +30 मिलीवोल्ट। छोटे छोटे फ्रेम लेके चलेंगे, +30। हेलो, दूसरा पॉइंट लीजिए प्लीज। एक्शन पोटेंशियल के बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है मैक्सिमम एक्शन, यानी स्पाइक पोटेंशियल। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, मैक्सिमम एक्शन कब होगा? मैक्सिमम ACTION, एक्शन पोटेंशियल। POTENTIAL, पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल। SPIKE, स्पाइक पोटेंशियल। POTENTIAL, पोटेंशियल। ये होगा बेटे, ये होगा प्लस, प्लस ये ना, +45। सर ये क्या होता है? हाँ ये जरूरी है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब हुआ कि आपको कोई टच कर रहा है। हेलो, आपके कुछ ने टच किया, अबे सुन यार, क्या बोला सर ने, जरा मुझे लिखना है, वो वाला। और एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? बढ़िया आराम से क्लास में ब्रेक चल रहा है और तुमने धीमे से अपने दोस्त को पिंच कर दिया, पिन से। अब वो हो सकता है तुम्हारा तो भाई, या तो वो गाली देगा, या तो तुम्हें गाली देगा, या तो थोड़ा से रगड़ देगा तुम्हें। इसे बोलते हैं मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल। कृपया इससे दूर रहना, है ना। तो ये हुआ एक्शन पोटेंशियल और स्पाइक पोटेंशियल, दोनों के आपके यहाँ पे। बाकी डिफरेंसेस तुम्हें पता है। चार्ज का मूवमेंट कैसे होता है, यानी आवेगों का गमन, यानी इंपल्स कंडक्शन कैसे होगा, ये बात भी आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी, है ना। आइए देखते हैं इंपल्स कंडक्शन। इंपल्स कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन कैसे होगा? आवेगों का संचरण जो होगा, ये आवेगों का संचरण बोलते हैं इसको, लेकिन मैंने हिंदी यूज नहीं किया, कर देता हूं यार। आवेग संचरण, आवेग संचरण। मैंने आपसे कहा था कि हर एक चीज बताऊंगा तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आवेग और संचरण, है ना। कहते हैं 0.4 सेकंड के लिए, SE सेकंड के लिए, के लिए, के लिए, सेकंड में मिली सेकंड बोला मैंने, के लिए, यहां पे मिली सेकंड करना था, है ना। मिली सेकंड, मिली सेकंड के लिए इंपल्स जनरेट होती है, इंपल्स का निर्माण होता है, निर्माण होता है ना। इनका, इनका संचरण, इनका
संचरण, संचरण, अंदर, बाहर। अंदर जो होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव होगा। बाहर जो इनका संचरण होगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, है ना, इस तरीके से। और कहते हैं माइलिन शीथ पर, माइलिन शीथ पर ये 0.5 मीटर पर सेकंड, जबकि जबकि 1 मिनट, माइलिन शीथ पर माइलिन शीथ पर ये 130 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, और नॉन माइलिन माइलिन शीथ पर ये 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां तक आपको बहुत क्लियरली सब कुछ देखना था। इम्पल्स कंडक्शन, है ना। तो इम्पल्स कंडक्शन के ये सारे के सारे प्रारूप मैंने आपको 1 मिनट के अंदर दिए हैं, और आपको ये बात देखनी चाहिए। एक होता है हम लोगों के सामने साइनैप्स, ये भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। साइनैप्स, साइनैप्सिस, साइनैप्सिस, सिनैप्सिस, ध्यान से देखिए, है ना। सिनैप्सिस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे आप देखोगे क्या, न्यूरॉन। एक सिंपल से फ्रेम दे रहा हूं आपको, इससे ज्यादा नहीं। आप बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल इजी सा स्ट्रक्चर है ये। है ना। अंदर देखिएगा स्ट्रक्चर जो होगा, न्यूक्लियस, है ना। बाकी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे अपना फोकस बिल्कुल ही नहीं है ना। मैं सिर्फ फोकस इस बात पे करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा माइलिन शीथ ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, है ना। ये पूरा माइलिन शीथ है ना। अब अगर मैं तुम्हें यहां से बोलूं, तो ये हो गया आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। देन आप ऐसे चले जाओ,
इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। यहाँ पे होंगे कैल्शियम आयन, है ना। यहाँ पे होंगे कैल्शियम आयन। आप सब देखते रहो आराम से पॉइंट को, है ना। ये है वेसिकल, ये है आपके यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब, जहां पे पाया जाएगा आपके यहाँ पे क्या, वेसिकल्स। इसे देखिए ध्यान से, बहुत शानदार पॉइंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ओके, ये देखिए, और उसमें छोटे छोटे से और क्या है आपके यहाँ पे, वेसिकल्स हैं। है ना। यहाँ है एसिटाइल कोलिन, ये हो गया आपके यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर, NEUR, और न्यूरो, TRANS, ट्रांस, MITTER, न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना। उसके बाद ये है न्यूरो ट्रांसमीटर के बाद, इस पॉइंट को देखिएगा, है ना। ये हो गया न्यूरो ट्रांसमीटर, ये हो गया वेसिकल्स, पुट्टिका, है ना। इस न्यूरो ट्रांसमीटर को बोलेंगे एसिटाइल कोलिन, वही जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ लिखा उसी को केमिकली लिख रहा हूँ, ACETYL, एसिटाइल, CHOLEN। यहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे कैल्शियम के, इधर की तरफ, यहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर होंगे कैल्शियम के, यहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर होंगे कैल्शियम के, और कैल्शियम आयन यहाँ से इनको पिक करेगा, है ना, यहाँ से इनको पिक करेगा, और एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रेवल करता हुआ जाएगा। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन कहाँ तक जाएगा, अगले डेंड्राइट तक, कैल्शियम आयन। अब ध्यान से देखिए, यानी यहां अगर तुम देखोगे यहां पे, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। ये हो गया आपके यहाँ पे केमिकल इंपल्स, और ये हो गया आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तीनों मिला के आपके यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, या फिर इसी को बोलते हैं फिजियो केमिकल इंपल्स, PHYSIO, फिजियो, फिजियो केमिकल, CHEMI, केमिकल इंपल्स। या फिर बेटा इसी को एक और नाम देते बायोकेमिकल इंपल्स, बायो, CHEMICL, केमिकल इंपल्स, इंपल्स। इसको अगर तुम देखोगे तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिनैप्सिस। क्या बोलेंगे, SYNAPSIS, सिनैप्सिस, JUNCTION, सिनैप्सिस जंक्शन, है ना, दैट्स इट। तो ये था टोटल सिनैप्सिस जंक्शन, जिसको इस तरीके से आपको बताया गया। अब इंपल्स यहां से चलेगी तो इलेक्ट्रिकल मोड में रहेगी, इलेक्ट्रिकल, जब ये पहुंचेगी कहां पे, यहां पे, तो वेसिकल्स को लाके खड़ी कर देगी कहां पे, बाउंड्री पे, और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये वेसिकल क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे,
जितना ज्यादा आपके यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगी उतना ज्यादा अमाउंट में आप यहाँ पे वेसिकल्स रप्चर होंगे, उतना ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन आपके इधर रिलीज हो जाएगा। ये मैंने एसिटिल कोलिन रिलीज कर रखा है। ये एसिटिल कोलिन कैल्शियम आयन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और फिर जाके अगले डेंड्राइट पे, फिर ये डेंड्राइट आपके यहाँ पे क्या करे, इंपल्स को लेके साइटॉन करे, फिर साइटॉन इंपल्स को लेके एक्सॉन की तरफ आपके यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई इंपल्स यहाँ पे आया तो ये एफरेंट फाइबर इसने ब्रेन को दिया, ब्रेन ने रिकॉग्नाइज करके फिर इसको किस पे ट्रांसफर कर दिया, आपके यहाँ पे एक्सॉन पे, और फिर एक्सॉन ये इंपल्स लेके आगे बढ़ जाता है, और इस तरीके से आपके यहाँ पे टोटल इनका संचरण होता है। तो ये था ब्रेन का संचरण। अगली हेडिंग जो होगी वो होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, अगले लेक्चर के अंदर। तो लिखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या एक मिनट रहने दो, कुछ लिखने के लिए रहने दो, डायरेक्ट आएंगे लेक्चर के अंदर तब बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड ऑन फिजिक्स वाला। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। हाँ, कल ह्यूमन का जो है वो नर्वस सिस्टम मैं रिकॉर्ड करूंगा, लगभग 3 घंटे का लेक्चर होगा ये, है ना, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सब कुछ इधर खत्म करूंगा कल। तो कल नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आई विश कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मंडे को पहुंचेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कल का लेक्चर जितना भी 2.5 से 3 घंटे का जितना भी होगा आपको उसे लेना होगा, क्योंकि मैं एक साथ दूंगा। कोई भी चीज में अलग अलग फ्रेगमेंट नहीं कि आज इंपल्स का कुछ पार्ट बता दिया फिर कल बताऊं। जो टॉपिक स्टार्ट करो उसे फिनिश कर दो। अगर वो 1.5 घंटे की है तो 1.5 घंटे पढ़ाओ, 2 घंटे की तो 2 घंटे पढ़ाओ, 3 घंटे की 3 घंटे पढ़ाओ, 1 घंटे की है तो हाँ ठीक है 1 घंटे थोड़ा सा करके 1.25 घंटे तक खत्म कर दो। तो दिस इज द पॉइंट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। बाय बाय बाय।